हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, हम सभी जो है अध्याय 2 डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक से हम सभी व्याकरण पढ़ रहे हैं। अध्याय 2 इसमें हिंदी लिपि है ना, हिंदी लिपि अध्याय जो है जो एक है ये हम लोगों ने पढ़ ली है। हिंदी भाषा जिसमें भाषा का स्वरूप, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा का नामकरण और हिंदी का क्षेत्र, हिंदी का महत्व और हिंदी की विशेषताएं, इतनी हम लोगों ने अध्याय 1 में पढ़ ली है। अध्याय 2 है हमारा ध्वनि, और ध्वनि के अंतर्गत जो है वर्ण का स्वरूप हम लोगों ने पढ़ा है और वर्ण के स्वर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और वर्ण के व्यंजन को आज इस क्लास में हम सभी देखेंगे। तो ये क्लास जो है सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो है सभी परीक्षाओं, सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो भी प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और ये डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक से है, हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। तो ये पुस्तक जो है व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आगे हम सभी देखते हैं इसमें वर्ण का स्वरूप हम लोगों ने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था हम लोग देख लेते हैं, एक बार जो है रिवीजन कर लेते हैं शॉर्टकट में। ध्वनि शब्दों की आधारशिला होती है जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती, बिल्कुल सत्य है। ध्वनि जो हम बोलते हैं वो हमारी क्या है, ध्वनि है। और ध्वनि से क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं, और शब्द किससे क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है। आगे हम सभी ने देखा वर्ण का स्वरूप देखा, वर्ण के स्वरूप में देखा कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो, जैसे आ, ई, वा, चा, का। ठीक है, और इसी तरह से हम लोगों ने देखा कि वर्ण का स्वरूप देख लिया। फिर हम लोगों ने देखा कि हिंदी में मूलतः कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं। कितने हैं, 52 है ना, 52 वर्ण है। स्वरों की संख्या कितनी इसमें बताई गई, 11 बताई गई है। फिर देखा हम लोगों ने का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, टोटल जो है 25 है ना, जिन्हें स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या सीखा, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। आगे हम लोगों ने देखा अंतस्थ 4 होते हैं या अलावा, जिन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक है, और फिर देखा हम लोगों ने ऊष्म देखा, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, शा, 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 सा, हा। ठीक है, संयुक्त छात्रंग्या स्रा 4 होते हैं, द्विगुण डा और डा। अनुस्वार ये बिंदी, और विसर्ग ये 2 ऊपर नीचे जो बिंदी रहती हैं, है ना। इस तरह से हम लोगों ने इतना देखा। हिंदी के वर्ण जो है 2 भागों में है, एक स्वर हो गया और दूसरा क्या हो गया, व्यंजन हो गया। ये हम लोगों ने देखा था। और इसमें क्या देखा था हम लोगों ने, हिंदी के स्वर वर्ण है ना, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध के होता है। किसके होता है, बिना अवरोध मतलब बिना बाधा के, बिना विघ्न के। स्वर क्या होते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं। इन्हें बोलने के लिए किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, जबकि व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। आगे देखेंगे स्वरों को 3 भागों में, फिर हम लोगों ने देखा स्वरों की संख्या 11 है और स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, हर्स्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। आ, ई, उ, री ये 4 जो है हर्स्व स्वर है ना, और ये 3 दीर्घ स्वर हैं, और ये चारों क्या है, संयुक्त स्वर हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा। हर्स्व में, दीर्घ में और संयुक्त में कौन कौन से आते हैं, इन्हें आपको अपने मस्तिष्क में बैठाना पड़ेगा। परीक्षा में प्रश्न यहाँ से बनते हैं, वर्ण विचार से प्रश्न कभी कभी 3-4 प्रश्न बन जाते हैं। मात्रा और उसके भेद के विषय में हम लोगों ने देखा। मात्रा है ना, मात्रा, ह्रस्व मात्रा और दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर है ना, जैसे आ, ई, उ, एक मात्रिक समय लगता है इसमें, और इसमें दीर्घ में द्विमात्रिक समय लगता है, और प्लुत में त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं और प्लुत को त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं, ह्रस्व को एक मात्रिक स्वर कहते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, हाँ, अनुनासिक देखा था। यहाँ से भी प्रश्न बनता है, अनुनासिक, निरनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। ये अनुस्वार इसे कहते हैं, और विसर्ग क्या होता है, विसर्ग ये विसर्ग का चिन्ह है। बाकी अनुनासिक क्या होता है, जो चंद्रबिंदी होती है इसे क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। आगे हम लोगों ने देखा था विसर्ग निरनुनासिक का मतलब होता है जिसपे किसी प्रकार की बिंदी ना हो, बिल्कुल वो क्या हो, स्वतंत्र हो। जैसे आप हो गया,
अपना हो गया, इधर हो गया, उधर हो गया, कहीं कोई बिंदी है नहीं है, कोई नासिका से कुछ बोला जा रहा है, कुछ उच्चारण हो रहा है नहीं हो रहा। अपना, नाम, अपना हो गया, घर हो गया, इधर हो गया, उधर हो गया, है ना, ये सब निरनुनासिक है। आगे हम लोगों ने देखा था विसर्ग के बारे में, फिर थोड़ा सा टिप्पणी हम लोगों ने पढ़ा था। इतना हम लोगों ने कंप्लीट किया था पहली क्लास में। इसकी जो है एक क्लास हो चुकी है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, इसकी एक क्लास जो है हो चुकी है। एक क्लास में हम लोगों ने इतना डीपली पढ़ा था। अब आज का जो टॉपिक है ये है हिंदी के व्यंजन वर्ण। क्या सीखेंगे आज हम लोग? हिंदी के व्यंजन वर्णों को सीखेंगे। किस बुक से? आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक से देखेंगे। आगे देखते हैं हिंदी के व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण वे हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। अभी बताया गया आपको कि जो स्वर होते हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, उन्हें उनके उच्चारण में किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी वर्ण की। लेकिन जो व्यंजन वर्ण होते हैं इनके उच्चारण में किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की सहायता से ये बोले जाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि जो है छिपी रहती है। किसकी ध्वनि छिपी रहती है? आ की, है ना। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे का, अगर हम का बोलते हैं, का है तो इसमें क्या है? ये का प्लस आ, है ना। इस तरह से करेंगे। अगर इसे तोड़ेंगे तो का को अगर अलग करेंगे तो, और अगर खा है, खा में हलंत लगा हुआ है तो समझिए इसमें आ स्वर छिपा नहीं है। और अगर हलंत नहीं है, पूरा खा है, तो समझिए इसमें आ छिपा हुआ है। ये स्वरों की सहायता से व्यंजन वर्ण बोले जाते हैं। इसी तरह से है, ये आप स्वयं देख सकते हैं। इस तरह से व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बाधित होती है। स्वर वर्ण स्वतंत्र और व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित होते हैं। ठीक है। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। कितनी है? 33 है। स्वरों की संख्या कितनी बताई गई? 11, और व्यंजन वर्णों की संख्या 33। इनकी श्रेणियां निम्नलिखित हैं। इन्हें विभाजित किया गया है जैसे स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। आगे हम सभी देखेंगे स्पर्श व्यंजन। यहाँ से प्रश्न बनता है, स्पर्श व्यंजन ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों से स्पर्श से बोले जाते हैं। इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये क्यों इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है? क्योंकि ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों से स्पर्श से बोले जाते हैं, है ना, उन्हें छू करके, स्पर्श करके। इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, अभी आपको ऊपर बताया गया था, क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता लिए हुए वर्गों में विभक्त हैं। इस जाति के 5-5 व्यंजनों के 5 वर्ग बना दिए गए हैं। कितने? 5-5 व्यंजनों के 5 वर्ग बना दिए गए हैं। अगर उदाहरण के लिए हम सभी देखना चाहें तो ये हम देख सकते हैं कि जैसे का वर्ग है तो का, खा, गा, घा, अंगा, इन्हें क्या कहेंगे? कंठ। का, खा, गा, घा, अंगा, आप बोल के भी देख सकते हैं, है ना। जैसे चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, ये तालु से स्पर्श हो रहा है ना, तालु से बोले जाते हैं। टा वर्ग, मूर्धा, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, मूर्धा से। और ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ये दोनों दांत के स्पर्श में है ना, ता, था, दा, धा, ना। और पा, फा, बा, भा, ये ओष्ठ देखिए, पा, फा, बा बोल के आप देख सकते हैं, पा, फा, बा, भा, दोनों ओठ आपस में क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। तो इस तरह से जो है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये कितने वर्ग हैं? 5 वर्गों को 5-5 अक्षर कर दिए, 2, 2, 4, 1, 5। ठीक है। ये कंठ हो गया का वर्ग, और जो है चा वर्ग क्या हो गया? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, हम लोगों ने ऐसे पढ़ा था, संस्कृत में याद किया था। तो और ये चा वर्ग इचवेशा नाम तालु, है ना। टा वर्ग ऋटुषा नाम मूर्धा, है ना। ता वर्ग, पा वर्ग, इस तरह से हो गया। ये कितने हैं? स्पर्श व्यंजन है। आगे हम सभी देखेंगे हम सभी अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। यहाँ से प्रश्न बनता है एग्जाम में। या, र, ला, वा, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। अतः ये चारों अंतस्थ व्यंजन क्या है? अर्ध स्वर है। पूरा स्पर्श नहीं करते हैं, आधा स्पर्श करते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। कौन? या, र, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन है और इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। यहाँ से भी प्रश्न बनता है। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। ये 4 है, श, स, ह। ठीक है।
ऊष्म व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के 2 भेद हैं। कितने हैं? 2 भेद हैं। एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ध्यान देंगे, जिनके उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में, कम मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, मतलब 135। हम लोगों ने इस तरह से किया था कि 135 जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। 1, 3, 5 अल्प प्राण हो गए। बाकी क्या बचता है इसमें? 2 बचता है और 4, 24 क्या हो गए? ये महाप्राण हो गए। क्या हो गए? महाप्राण हो गए, है ना। जब अल्प प्राण पढ़ लेंगे 1, 3, 5 अल्प प्राण है, जो बचे वो क्या हो गए? महाप्राण हो गए। आगे देखेंगे हम सभी अल्प प्राण व्यंजन है, जैसे का, खा नहीं है, गा है, घा नहीं है, चौथा अंगा, है ना। इसी तरह से चा, जा, या, टा, ठा नहीं है, डा, ढा नहीं है, अड़ा, इस तरह से है ये। अब अंतस्थ, अब आगे देखेंगे, ये आते हैं 1, 3, 5, है ना, अल्प प्राण में। अल्प प्राण लिख लेते हैं यहाँ, ये आ गए। इसके बाद क्या आता है? अंतस्थ। अंतस्थ प्लस जो है अंतस्थ, मतलब या, र, ला, वा, ये किस में आते हैं? अल्प प्राण में आते हैं, अलग अलग रहेगा। 135 और प्लस जो है अंतस्थ, यानी कि या, र, ला, वा, ये अल्प प्राण में आते हैं। ठीक है, ये अल्प प्राण में आते हैं। इसके बाद देखिए 2 बचा, 4 बचा, ये 24 और ऊष्म प्लस ऊष्म, सा, सा, हाँ, ये किस में आते हैं? महाप्राण में आते हैं। किस में? महाप्राण में। आगे हम सभी देखते हैं, महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण है। ठीक है, अभी बताया गया आपको, वही बात है इसमें। खा, छा, छा, डा, ठा, ढा, था, भा, फा, बा, भा और शा, सा, सा, हाँ। संक्षेप में अल्पप्राण वर्गों की अपेक्षा महाप्राणों में प्राणवायु का उपयोग अधिक श्रम पूर्वक करना पड़ता है। देखिए अल्प प्राण कम वायु निकलती है, महाप्राण अधिक, है ना, इसी तरह से। और अल्प प्राण अभी बताया गया कि 1, 3, 5, है ना, पहला, तीसरा और पांचवा, और प्लस क्या हो गया? अंतस्थ। अंतस्थ इतना याद रखेंगे, प्लस अंतस्थ हो गया। और बचा 1, 3, 5 के अलावा 2 बचा और 4 बचा, 24 प्लस ऊष्म, क्या हो गया? ऊष्म, सा, सा, हा। ठीक है, इस तरह से ये महाप्राण हो गया। अब हम सभी देखेंगे जो है घोष और अघोष। घोष, सघोष या अघोष। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं वे घोष, और जिनमें ऐसी झंकृत नहीं रहती वे अघोष कहलाती हैं। घोष में केवल नाद का उपयोग होता है, घोष में केवल नाद का उपयोग होता है, जबकि अघोष में केवल श्वास का, अघोष में केवल श्वास का उपयोग होता है। उदाहरण के लिए का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, सा, सा, है ना, ये क्या है? अघोष है। आगे देखते हैं हम सभी। घोष वर्ण देखते हैं। जो घोष वर्ण है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का 3, 4, 5, है ना, घोष, यानी कि चाहे इन्हें घोष कहे चाहे इन्हीं को सघोष कहे। ठीक है, यानी कि 345 प्लस स्वर वर्ण, यानी कि प्लस 11, 345 प्लस 11 और अंतस्थ, आगे क्या हो जाएगा? अंतस्थ। ये सभी क्या हैं? घोष हैं। क्या हैं? घोष हैं। देखो तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा प्लस जितने स्वर हैं यानी कि 11 स्वर, ये हो गए, और अंतस्थ व्यंजन ये सघोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सघोष या घोष वर्ण कहलाते हैं। आगे हम सभी देखेंगे, व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाती है तब उसे हम क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं, है ना। इसी को, जैसे ये है, इसे क्या बोलेंगे? हल बोलेंगे।
आगे देखेंगे, हल लगाने का अर्थ है कि व्यंजन में स्वर वर्ण का बिल्कुल अभाव है। कहने का मतलब व्यंजन में स्वर वर्ण नहीं है, बिल्कुल उनका क्या है, अभाव है, या व्यंजन आधा है। इस तरह से भी कह सकते हैं। जैसे का व्यंजन वर्ण है, इसमें आ स्वर वर्ण की ध्वनि छिपी हुई है, का में आ छिपा हुआ है, लेकिन जब हल लगा देंगे, हलंत लगा देंगे, तो इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है, जो स्वर आ है ये नहीं है, बल्कि ये क्या है, का आधा है। इस तरह से आगे हम सभी देखेंगे, यदि हम इस ध्वनि को बिल्कुल अलग कर देना चाहें तो का में हलंत या हल चिन्ह लगाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में इसके रूप इस प्रकार होंगे, का, खा, गा और चा। ठीक है, इन सभी में क्या है, ये सभी अधूरे हैं, इन सभी में स्वर नहीं है। अब आगे हम सभी देखेंगे हिंदी के नए वर्ण, हिंदी के नए वर्णों के बारे में देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में 5 नए व्यंजन है, छ, त्रिंग, ज्ञा, ढा और ड़ा, ड़ा और ढा जो जोड़े गए हैं, किंतु इनमें प्रथम 3 स्वर स्वतंत्र ना होकर के संयुक्त हैं, छ, त्रिंग, ज्ञा, है ना। ये तीनों क्या है, संयुक्त हैं, मतलब जिनका खंड किया जा सकता है ना। जैसे छा बनता है, किससे बनता है, का प्लस सा से। देखिए यहाँ से प्रश्न आता है और आपसे पूछ लिया जाएगा, कभी हलंत इसमें लगा दिया जाएगा और गलत करने के लिए हलंत कभी जो है सा में लगा दिया जाएगा। तो ऐसे नहीं होगा, का में हलंत रहेगा तभी सही हम मानेंगे, है ना। का में जब हलंत रहेगा तभी हम उसी ऑप्शन को सही मानेंगे, है ना। का आधा प्लस क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, क्या बन गया, छा बन गया। और अगर ता इसी तरह से अगर हम देखना चाहें तो ता में हलंत रहेगा प्लस रा बराबर क्या बनेगा, त्रा बनेगा। ठीक है, हलंत पहले वर्ण में लगेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसके बाद अगर हम ज्ञा बनाना चाहे तो जा प्लस इया बराबर क्या बनेगा, ज्ञा बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अतः, छ, त्रिंग, त्रा और ज्ञा की गिनती स्वर स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है। डा और ढा के नीचे बिंदु लगा करके 2 नए अक्षर बनाए गए हैं, ढ़ा और ढा, है ना। ये संयुक्त व्यंजन है। यहाँ डा ढा में रा की ध्वनि मिली है। इनका उच्चारण साधारणतः मूर्धा से होता है। किस में होता है, मूर्धा से। किंतु कभी कभी जीभ का अगला भाग उलटकर मूर्धा में लगने से भी वे उच्चरित होते हैं। हिंदी में अरबी फारसी की ध्वनियों को भी अपनाने की चेष्टा है। व्यंजनों के नीचे बिंदु लगा करके एक नई विदेशी ध्वनियों को बनाए रखने की चेष्टा की गई, जैसे कलम, है ना। ये देखिए बिंदी लगी है ना, खैर, ज़रूरत, है ना, वैसे ज़रूरत है ना, लेकिन बिंदी लगी ज़रूरत। किंतु हिंदी के विद्वानों ने पंडित किशोरीदास वाजपेयी, पराड़ करजी और कौन है ये, टंडन जी, है ना, काशी नागरी प्रचारणी सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन को यह स्वीकार नहीं हुआ कि बिंदी लगा करके बनाया जाए। कलम, है ना, खैर, काशी, इनका कहना है कि फारसी अरबी से आए शब्दों के नीचे बिंदी लगाए बिना इन शब्दों को अपनी भाषा की प्रकृति के अनुरूप लिखा जाना चाहिए। बांग्ला और मराठी में भी ऐसा ही होता है। तो हम लोगों ने देखा, अब आगे देखते हैं अनुस्वार और अनुनासिक के विषय में समझ लेते हैं। ये जो बिंदी है ये क्या है, अनुस्वार है, और ये चंद्र बिंदी जो है क्या है, अनुनासिक है। अलग अलग ध्वनियाँ हैं, ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। इनके प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक। आस, तात, गांव, आत, गांव, चिड़िया, चिड़िया, है ना, चिड़िया इत्यादि। पर अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है, जैसे मुख से कम, और जैसे अंक, अंश, पंच, अंग इत्यादि। अनुनासिक स्वर की विशेषता है, अर्थात अनुनासिक स्वरों पर चंद्रबिंदु लगता है। क्या लगता है, चंद्रबिंदु लगता है। लेकिन अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है। अनुस्वार क्या है, एक व्यंजन ध्वनि है। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है और उनके तद्भव रूपों में चंद्रबिंदु लगता है। उनके तद्भव रूपों में चंद्रबिंदु लगता है, जैसे अंगुष्ठा से अंगूठा, दंत से दांत, अत्र से आंत, इस प्रकार से। आगे हम सभी देखेंगे पंचमाक्षर और अनुस्वार। पंचमाक्षर और अनुस्वार, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। कितनी है, 5 है। अंगा, इया, ड़ा, ना, मा, है ना। ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। संस्कृत के अनुसार शब्द की अंतिम अक्षर जिस वर्ग
का हो उसके पहले उसी वर्ग का पंचमाक्षर प्रयुक्त होता है। आगे हम इसके विषय में देखते हैं। हाँ, जैसे ध्वनि के बारे में अभी जो बात हम लोगों ने देखी, जैसे का वर्ग में अंक है ना, चा वर्ग में चंचु, टा वर्ग में खंड, ता वर्ग में संधि, पा वर्ग दम्भ। आगे देखेंगे, किंतु हिंदी के विद्वान उक्त नियम का पालन नहीं करते। डॉक्टर श्याम सुंदर दास और उनके सहयोगियों का कहना है कि सभी पंचम वर्णीय व्यंजनों के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होना चाहिए। जैसे लिखाई, छपाई और टंकन में अनुस्वार का प्रयोग सुविधाजनक है, इससे स्थान भी कम घिरेगा और लिखने में भी गति आएगी। हिंदी में उपयुक्त पंचमाक्षरों का प्रयोग अब निम्नलिखित प्रकार से होता है, जैसे संधि, दम्भ इस तरह से भी लिख सकते हैं, अंग इस तरह से लिख सकते हैं, खंड, चंचु और चंचु इस तरह से भी अब लिखा जाता है। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। इस ध्वनि के उच्चारण में मुंह बंद कर नाक से पूरी सांस ली जाती है, जैसे कम्मल, कंपन, खंडन, जंतु, हंस। आज की स्थिति यह है कि शब्द चाहे तत्सम हो या तद्भव, देशज हो या विदेशज हो, सभी स्थानों पर पंचम वर्णों तथा अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग वर्ण पर बिंदु लगा करके ही किया जाता है। जैसे हम लोग लिखते हैं पंप, है ना, इस तरह से कंकड़, रंगीन, संगीत। इस प्रकार हिंदी ने पंचम वर्णीय ध्वनियों के प्रयोग में संस्कृत से आज़ादी बरती है। इस दिशा में कहीं कहीं अराजकता भी पाई जाती है। कहीं पंचम वर्णीय का प्रयोग होता है, कहीं अनुस्वार का और कहीं दोनों का। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने किसके बारे में समझा? हम लोगों ने समझा अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में, नहीं, पंचमाक्षर और अनुस्वार के बारे में देखा। आगे हम सभी देखते हैं वर्णों का उच्चारण। वर्णों का उच्चारण इसमें देखते हैं क्या है। कोई भी वर्ण मुंह के भिन्न भिन्न भागों में बोला जाता है, इन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख के 6 भाग हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ और नाक। हिंदी के सभी वर्ण इन्हीं से अनुशासित और उच्चरित होते हैं। चूंकि उच्चारण स्थान भिन्न है, इसीलिए वर्णों की निम्नलिखित ध्वनियाँ भी हैं। अब देखिए कंठ में कौन सी आती हैं। कंठ में कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाली, जैसे आ, का वर्ग, मतलब का वर्ग का, खा, गा, घा, अंगा, हा और विसर्ग। देखिए हा और इसके बाद जो विसर्ग ये है, ये किस में आता है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। आ और का वर्ग, हा और विसर्ग, ये सभी क्या आते हैं? कंठ में आते हैं। पूछा जाता है प्रश्न में कि इसमें से कौन सा वर्ण कंठ है। ठीक है, तो इसीलिए याद करना इसे जरूरी है। आगे हम देखते हैं दूसरा तालु में देखते हैं। इचु ऐसा नाम तालु हम लोगों ने इस तरह से संस्कृत में याद किया था, तो हिंदी में उसी के हिसाब से समझ लिया गया। तालु में तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण, जैसे इचु ऐसा, ई चा वर्ग पूरा, यशा, या और शा, ये क्या कहलाते हैं? तालु कहलाते हैं। क्या? तालु यानी कि तालव्य। ठीक है, तालव्य। आगे हम सभी देखते हैं मूर्धा को देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। मूर्धा और जीभ के स्पर्श वाले वर्ण है रिटोटसा नाम, री और टा वर्ग, रा और सा। पूछ लेता है ये क्या है? ये तो क्या है? मूर्धा है ये वाला। और ये सा क्या है? मूर्धा सा है। क्या है? मूर्धन्य सा, मतलब मूर्धा या मूर्धन्य सा। ठीक है, और ये तालव्य सा है, ये तालव्य सा है ना, और ये मूर्धन्य सा है और ये दंत सा है। ये क्या है? दंत सा है। तीनों सा स्पष्ट हो गया ना। अब आगे हम सभी बढ़ते हैं। हाँ, मूर्धन्य पढ़ लिए, दंत पढ़ेंगे। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले, मतलब ता, था, दा, था, ना बोल के देखिए आप। जीभ जो है दांत जो है दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाते हैं। ता वर्ग और ला और सा, ये दंत सा है। ये कौन सा सा है? ये सा तालव्य सा है, तालव्य सा है, और ये मूर्धन्य सा है, और ये दंत सा है। दोबारा बता दिया गया जिससे याद रहे। ओष्ठ के बारे में देखेंगे। दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले, जैसे उपु ओष्ठा, मतलब उ और पा वर्ग ओष्ठ में आते हैं। कंठ तालव्य देखिए, कंठ और तालु दो से बना है ना। कंठ तालु जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले, जैसे ए और ऐ। कंठोष्ठ, कंठ द्वारा जीभ और ओठों के कुछ स्पर्श से बोले जाने वाले, जैसे ओ और औ। दंतोष्ठ, दांत से जीभ और ओठों के कुछ योग से बोले जाने वाले वाह है। क्या है? वाह है, दंतोष्ठ है। वाह क्या है? दंतोष्ठ है। अब हम लोगों ने क्या देखा? वर्णों का उच्चारण स्थान। हम लोगों ने वर्णों के उच्चारण स्थान को देख लिया। अब आगे हम सभी देखेंगे
आगे हम सभी देखेंगे कि जो है स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान। क्या देखेंगे? स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान। आ का उच्चारण, आ का उच्चारण यह कंठ ध्वनि है, इसमें व्यंजन मिला रहता है, का प्लस आ बताया गया था पहले। जब यह किसी व्यंजन में नहीं रहता तब उस व्यंजन के नीचे हलंत लगा दिया जाता है। हिंदी के प्रत्येक शब्द के अंतिम आ लगे वर्ण का उच्चारण हलंत सा होता है, जैसे नमक, रात, दिन सब में हलंत लगा है, ना मन में लगा है, पा में लगा है, पुस्तक, किस्मत इत्यादि, है ना। इसके अतिरिक्त यदि अकारांत शब्द का अंतिम वर्ण संयुक्त हो तो अंत्य आ का उच्चारण पूरा होता है, जैसे सत्य हो गया, ब्रह्म हो गया, खंड हो गया, धर्म हो गया इत्यादि, है ना। तो इसका कंप्लीट होगा, है ना। संयुक्त अगर वर्ण है तो इसका उच्चारण जो है कंप्लीट किया जाएगा, इसमें हलंत नहीं लगेगा। इतना ही नहीं, यदि इ या उ के बाद या आए तो अंत्य आ का उच्चारण पूरा होता है, जैसे प्रिय हो गया, आत्मी हो गया, राजस्वी हो गया आदि। आगे देखेंगे ए और औ का उच्चारण। ए का उच्चारण कंठ और तालु से होता है। औ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ के स्पर्श से होता है। संस्कृत की अपेक्षा हिंदी में इनका उच्चारण भिन्न होता है। जहाँ संस्कृत में ए का उच्चारण आई और औ का उच्चारण औ की तरह होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ ए और औ। हिंदी में इनका उच्चारण क्रमशः ए और औ, ए और औ के समान होता है। अतएव इन दोनों स्वरों की ध्वनियाँ संस्कृत से क्या है? भिन्न है। संस्कृत में हम देख लेते हैं और हिंदी में देख लेते हैं, दोनों में क्या अंतर है स्पष्ट हो जाएगा। शैल मतलब शैल को आई बोला जाता है, आई को आई बोला जाता है, आई शैल आई आई, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है इसमें, इसमें क्या हिंदी में ऐसा आय बोला जाता है। कौतुक है ना, औ बोला जाता है इसमें। और कौन हिंदी में औ। इस तरह से इतना अंतर है संस्कृत में और हिंदी में। व्यंजनों का उच्चारण स्थान थोड़ा सा है, देख लेते हैं। बा, वा और बा, वा और बा का उच्चारण स्थान किस तरह से होता है इसे देखते हैं। वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, और अर्थात दांत और ओष्ठ के संयोग से वा का उच्चारण स्थान होता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? दंतोष्ठ। क्या कहा जाता है? दंतोष्ठ। वा क्या है? दंतोष्ठ है, ठीक है। आगे देखेंगे हम सभी। और बा का उच्चारण दो ओठों के मेल से होता है। हिंदी में इनके उच्चारण और लिखावट पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है। नतीजा यह होता है कि लिखने और बोलने में भद्दे भूलें हो जाया करती हैं। वेद को वेद और वायु को वायु कहना भद्दा लगता है, ठीक है। ये अंतर देख लीजिए। संस्कृत में बा का प्रयोग बहुत कम होता है, हिंदी में बहुत अधिक होता है। यही कारण है कि संस्कृत के तत्सम शब्दों में प्रयुक्त वा वर्ण को हिंदी में बा लिख दिया जाता है, ठीक है। बात यह है कि हिंदी भाषी बोलचाल में भी वा और बा का उच्चारण एक ही तरह करते हैं, इसीलिए लिखने में भूल हो जाया करती है कभी कभी। इसके फलस्वरूप शब्दों का अशुद्ध प्रयोग हो जाता है, इससे अर्थ का अनर्थ भी होता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, देख लीजिए आप सभी। जैसे वास, वास का मतलब होता है रहने का स्थान, निवास, है ना। बास का मतलब होता है सुगंध और गुजर। इसका जो है क्या होता है, देखिए अर्थ अलग हो गया ना। बास मतलब सुगंध हो गया, अगर इसी को बास बोल दिए, इसी को वा अगर बोलते हैं तो वास रहने का स्थान हो जाएगा उच्चारण। इसलिए उच्चारण की को करने में सावधानी बरतनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जैसे वंशी हो गया, मुरली, वंशी मछली फंसाने का यंत्र होता है। बेग गति हो गया, बेग मतलब थैला हो गया अंग्रेजी में। कपड़ा अरबी तुर्की एक की एक पदवी है ना। बाद मत हो गया, वाद मत, बाद मतलब उपरोक्त या पश्चात, इस तरह से। बाह्य वहन करने ढोने योग्य, बाह्य माने बाहरी, इस प्रकार से होता है। सामान्यतः हिंदी की प्रवृत्ति बा लिखने की ओर है। हिंदी की प्रवृत्ति क्या लिखने की ओर है? बा लिखने की ओर है। यही कारण है कि हिंदी शब्दकोशों में एक ही शब्द के दो रूप दिए गए हैं। बांग्ला में तो ये एक ही बा वा एक ही है, बा और वा एक ही है बांग्ला में, वाह एक ही है, ठीक है। आगे हम सभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोग शुरू से देख लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। और आज की क्लास यहीं तक है। स्पर्श व्यंजन वर्णों के बारे में हम लोगों ने देखा। हाँ, हम लोगों ने व्यंजन वर्णों के बारे में देखा। व्यंजन वर्णों में देखा, व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? स्वरों की सहायता से बोला जाता है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। व्यंजन वर्णों की संख्या 3 बताई गई है और इनके 3 श्रेणी बताए गए हैं। स्पर्श व्यंजन है ना 25 होते हैं, 25 होते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये सीखा का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये देखा हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने देखा अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या रा ला वा होते हैं, इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं।
ठीक है। और उस व्यंजनों की संख्या सा 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 हा होती है। और आगे हम सभी ने देखा अल्प प्राण और महाप्राण देखा। क्या देखा? अल्प प्राण और महाप्राण। 1, 3 और 5, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और अंतस्थ, ये सभी क्या कहलाते हैं? महाप्राण अल्प प्राण कहलाते हैं। ये अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। बाकी जो बचते हैं वो सभी क्या होते हैं? महाप्राण। और सा ये ऊष्म महाप्राण में आते हैं। 24 प्लस ऊष्म मतलब 2, 4 और ऊष्म महाप्राण में आते हैं। आगे हम लोगों ने घोष देखा। क्या देखा? अघोष। इसमें देखा घोष केवल नाद का उपयोग करते हैं, है ना। अघोष में केवल श्वास का है। उदाहरण के लिए जैसे का हो गया, खा नहीं, का खा, है ना, चा छा, मतलब पहला और दूसरा। अघोष आ पहले आता है ना, आ अघोष पहला दूसरा, है ना। और सा और सा, ये तीनों सा, पहला दूसरा तीनों सा, ये अघोष में आते हैं। बाकी जितने बचते हैं सब सघोष या घोष में आ जाते हैं। अब इसमें बता दिया गया तीसरा, चौथा और पांचवा और सारे वर्ण और अंतस्थ, ये सभी घोष या सघोष में आ जाते हैं। हल जो शब्द में लगता है इसे हल कहते हैं, है ना। और ये व्यंजन वर्ण जो होते हैं स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। और स्वर व्यंजन में ना रहने पर उसमें हलंत लगाना जरूरी होता है। जैसे का, अगर इसमें स्वर नहीं है, आ स्वर नहीं है, तो इसमें हम पूरा ये लगाएंगे। इस तरह से हमारा शब्द शुद्ध माना जाएगा। फिर हम लोगों ने देखा कि ये शब्द छ, त्रिंग, ज्ञा, ये तीनों शब्द किससे मिलकर के बनाए हैं? इस प्रकार से देखा। और हलंत प्रारंभ के वर्ण में लगता है, ये देखेंगे। अनुस्वार और अनुनासिक को हम लोगों ने देखा, इस तरह से देखा। फिर हम लोगों ने क्या देखा? पंचमाक्षर और अनुस्वार को देखा। पंचमाक्षर और अनुस्वार को देखा। आगे हम लोगों ने जो है वर्णों का उच्चारण स्थान देख लिया। क्या देख लिया? वर्णों का उच्चारण स्थान, है ना। कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ और नाक, ये 6 भाग होते हैं। और कंठ में क्या क्या आता है ये देखा। तालव्य में, मूर्धन्य में, दंत में और ओष्ठ में क्या क्या आते हैं, ये सभी को हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद भी कुछ देखा हम लोगों ने। क्या पढ़ा? आ वर्णों का स्वर उच्चारण, है ना। आ स्वर वर्णों का उच्चारण में आ को देख लिया, किस तरह से किया जाता है। ए और अ को देख लिया। और इसके साथ साथ व्यंजनों का उच्चारण स्थान में हम लोगों ने देखा वा और बा का उच्चारण स्थान किस तरह से होता है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा है। अब इसके आगे जो क्लास होगी ये अगली क्लास आपको मिलेगी। और ये क्लास अगर आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, अगर हमारे नए प्रतियोगी नए भाई बहन हैं तो। और सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने कुछ मित्रों तक शेयर कर दीजिए। और कमेंट में अपने सुझाव लिखना ना भूलिए। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। ये क्लास ऐसे होती रहेगी, किसी कारणवश या स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण बीच में भले कभी 1-2 दिन रुक जाए। बाकी आपको ये क्लास व्याकरण की और प्लस प्रैक्टिस सेट मतलब हिंदी साहित्य की, है ना, व्याकरण और हिंदी साहित्य की क्लास आप सभी को प्रतिदिन मिलती रहेगी। और इसमें हम सभी नए प्रश्नों को सीखेंगे, व्याकरण से संबंधित कुछ प्रश्नों को सीखेंगे। और साहित्य से के अंतर्गत जो भी प्रश्न एग्जाम में आने योग्य हैं, PYQ हैं, उन सभी को देखेंगे। ये क्लास प्रतिदिन आप सभी को मिलती रहेगी, पूर्णतः निःशुल्क है। और इस तरह से हम सभी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रतिदिन लगेंगे। इस क्लास में प्रतिदिन कुछ ना कुछ चीज़ों को सीखेंगे और उसे ग्रहण करेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। और एक दिन अवश्य, हमारा विश्वास है कि एक दिन अवश्य हम सभी एक सीट अपनी जो है क्या करेंगे, सुनिश्चित करेंगे और अपने जीवन को उज्जवल बनाएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।